बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करना है और ये आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस लेक्चर के तमाम पॉइंट्स को सुनना है और देखना है। आज का हमारा लेक्चर है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के हवाले से। नेटवर्क आप सब लोग जानते हैं कि जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करें, तो इसे नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब कंपोनेंट्स का मतलब है नेटवर्क के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके लिए मेन हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स में या कंप्यूटर्स तो मेन चीज़ होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ नेटवर्क बनाने के लिए और कौन-कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहला और मेन कंपोनेंट होता है एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप लैन कार्ड भी कहते हैं, जिसको आप नेटवर्क कार्ड भी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक सर्किट बोर्ड है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिस पे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और इसको हम कंप्यूटर में मेन बोर्ड या मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड के ऊपर उसकी इंटरनल स्लॉट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। आमतौर पे जब हमने नेटवर्क वायर की शक्ल में कनेक्ट करके बनाना हो, यानी वायर्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो, तो फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज़ किया जाता है। और यानी यूँ समझ लें कि नेटवर्क बनाने के लिए, और आमतौर पे वायर्ड नेटवर्क ही होता है, वो बनाने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको हम मदरबोर्ड या मेन बोर्ड के इंटरनल एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। कुछ कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड के अंदर ये पहले से ही मौजूद होता है, तो हमें अलहदा से इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है थ्रू वायर, तो फिर उन कंप्यूटर्स के अंदर एनआईसी का लगा हुआ होना ज़रूरी है। उसके बगैर कंप्यूटर्स वायर के थ्रू आपस में लिंक या कनेक्ट नहीं किए जा सकते। ना सिर्फ लोकल नेटवर्क के लिए, बल्कि अगर हमने अपने कंप्यूटर को या डिवाइस को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट करना हो, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाए। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा कि घर में मौजूद आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट यूज़ करना है, तो एक मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम पड़ा होता है, तो उस मॉडेम की जो केबल होती है वो आप अपने एनआईसी के साथ लगा देते हैं, तब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद है ब्रिज। नाम से वाज़ेह हो रहा है, जैसे आमतौर पे ब्रिजेस रिवर्स के ऊपर या कैनाल्स के ऊपर बनाए जाते हैं, जिससे दो एंड्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। इस तरह से जब नेटवर्क बनाया जाता है, अगर हमारे पास दो सिमिलर नेटवर्क्स मौजूद हों या एक नेटवर्क के दो डिफरेंट पार्ट्स हों लेकिन वो सिमिलर हों और उनको आपस में कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक नेटवर्क ए है और ये नेटवर्क बी है। ये दोनों अलग अलग नेटवर्क्स हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों नेटवर्क्स को मिला दिया जाए और ये पूरा एक ही नेटवर्क के तौर पे काम करे, तो उसके लिए जो एक डिवाइस यूज़ की जाती है उसको ब्रिज कहा जाता है। ये ब्रिज इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में मिला देती है, जिससे ये पूरा एक ही नेटवर्क बन जाता है। लेकिन ये याद रहे कि इन दोनों नेटवर्क्स का सिमिलर होना ज़रूरी, यानी उनमें जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो सेम यूज़ होते हों, तब आप ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। गेटवे ये भी ब्रिज की तरह ही होता है, जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है, लेकिन गेटवे जो होता है ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है, यानी ऐसे नेटवर्क जिनमें रूल्स सेम यूज़ ना हो रहे हों। जैसे ये एक नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क ये है। अब यहाँ पे इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में लिंक करने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज में और गेटवे में मैंने आपको जो मेन डिफरेंस बताया वो ये कि ब्रिज सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है,
और जो गेटवे होता है ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप समझते हैं कि दो नेटवर्क्स हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी उसमें एक नेटवर्क में रूल्स कुछ और यूज़ हो रहे हैं, दूसरे नेटवर्क में प्रोटोकॉल कुछ और यूज़ हो रहे हैं, तो आप उनको आपस में लिंक करने के लिए गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है राउटर, जिसको रूटर भी कहा जाता है। ये भी एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल है जिसको आप दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को मिलाने के लिए या उनके दरमियान डेटा को राउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दो डिफरेंट नेटवर्क से मुराद हम ये लेते हैं कि वो नेटवर्क स्ट्रक्चर वाइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपने एक लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है और इन सारे कंप्यूटर्स को आपने हब या स्विच की मदद से कनेक्ट करके इस सर्वर के थ्रू एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया। ये आपका लोकल नेटवर्क है। अब आप ये चाहते हैं कि आपका ये लोकल नेटवर्क इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करे, या इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपने अपने इस नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ लिंक करना है। अब इंटरनेट, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दो डिफरेंट नेटवर्क बन गए। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है और ये वाइड एरिया नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में मिलाने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ किया जाएगा वो कहलाती है राउटर। क्योंकि राउटर जो है उसके उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कनेक्टर्स को अटैच करने की, एक से ज़्यादा वायर्स अटैच करने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्ट करके हम किसी दूसरे डिफरेंट नेटवर्क के साथ अपने मौजूदा नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो तीन तरह की डिवाइसेस हमने डिस्कस की हैं। एक है ब्रिज, जो दो सिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है गेटवे, जो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में लिंक करती है। और तीसरी है राउटर, जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब इनको कनेक्ट करने का बेसिक पर्पस यही होता है कि डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र किया जा सके, या उस नेटवर्क से डेटा आप अपने नेटवर्क में एक्सेस कर सकें। इसके बाद है प्रोटोकॉल्स। बहुत अहम टॉपिक है प्रोटोकॉल्स का। नेटवर्क के अंदर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, इन रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेटवर्क में मौजूद ये प्रोटोकॉल्स डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि नेटवर्क बनाने का मकसद होता ही यही है कि हम एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करें, या उस कंप्यूटर से डेटा को हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकें, यानी उन कंप्यूटर्स के दरमियान सेंडिंग और रिसीविंग का काम किया जा सके। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और उन रूल्स को हर कंप्यूटर या नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर फॉलो करता है। उन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और ये प्रोटोकॉल्स आमतौर पे जो नेटवर्क में सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, यानी हमें अलहदा से ये प्रोटोकॉल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और अभी मैंने जैसा आपको बताया कि नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज वो कंप्यूटर्स आपस में डेटा कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। अब देखना ये है कि कौन कौन से रूल्स जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क्स के अंदर। उनमें पहला आता है इथरनेट, दूसरा है टोकन रिंग, तीसरा है आर्कनेट यानी अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, फिर है टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईएसडीएन, और उसके बाद है डीएसएल। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है इथरनेट। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें हाई स्पीड नेटवर्क केबल और बस टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। हाई स्पीड नेटवर्क केबल, जिसको हम आमतौर पे
कोएक्सियल केबल भी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। और ये प्रोटोकॉल ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? बस टोपोलॉजी में। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है? ये डायग्राम आप देख सकते हैं। जब आप तमाम कंप्यूटर्स को एक ही केबल को यूज़ करके आपस में लिंक करते हैं, तो कंप्यूटर को लिंक करने का यह तरीक़ेकार कहलाता है बस टोपोलॉजी। यानी आपने कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ लिंक किया, कनेक्ट किया, नेटवर्क बनाया, लेकिन एक ही इस मेन केबल को यूज़ करके सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, तो ये बस टोपोलॉजी कहलाती है। और ईथरनेट प्रोटोकॉल आमतौर पे बस टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। अब चूंकि इन तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये जो केबल यूज़ की जाती है, ये कोएक्सियल केबल होती है, इसलिए इसको हाई स्पीड नेटवर्क केबल का नाम दिया जाता है। अब इस ईथरनेट प्रोटोकॉल में जो एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं CSMA-CD, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये वो प्रोसेस है कि जिसको इन तमाम कंप्यूटर्स को लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अब चूंकि देखें ये तमाम कंप्यूटर्स इस एक मेन केबल के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम कंप्यूटर्स ने इस एक मेन केबल को ही यूज़ करके डेटा सेंड और रिसीव करना है। अब फर्ज करें अगर ये कंप्यूटर अपना डेटा सेंड कर देता है और मीनवाइल अगर ये भी कंप्यूटर अपना डेटा सेंड करता है, तो इस पॉइंट पे आके दोनों का डेटा आपस में कोलाइड कर जाएगा, जिससे दोनों के जो मैसेज हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कंप्यूटर्स इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि ये कंप्यूटर डेटा सेंड करने से पहले इस केबल को चेक करेगा कि केबल फ्री है या नहीं है। फर्स्ट करें इसको केबल फ्री मिल जाती है तो ये अपना डेटा सेंड कर देगा। मीनवाइल अगर ये वाला कंप्यूटर भी डेटा सेंड करता है तो उससे पहले वो उस केबल को लिसन करेगा, चेक करेगा। अब उसको ये लगता है कि ये केबल अभी यूज हो रही है क्योंकि ये वाला कंप्यूटर अपना डेटा सेंड कर रहा है, तो ये कंप्यूटर अपने उस डेटा को अपने पास ब्लॉक कर लेगा। जब ये केबल फ्री होगी तो फिर ये कंप्यूटर अपना डेटा आगे ट्रांसफर करेगा, जिससे डेटा के कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हर कंप्यूटर को ईथरनेट के इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ताकि पहले से इस चीज़ को देख लिया जाए कि कहीं डेटा कोलाइड तो नहीं करेगा। और अगर कंप्यूटर्स इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली एट द सेम टाइम अगर दोनों कंप्यूटर्स डेटा सेंड करेंगे तो दोनों के सिग्नल कोलाइड करके लॉस्ट हो जाएंगे और नेटवर्क ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए जैम हो जाती है। इसके बाद है टोकन रिंग। ये जो प्रोटोकॉल है ये आमतौर पे रिंग नेटवर्क में और टोकन को यूज़ करके बनाया जाता है। अब टोकन कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि आपके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रिंग नेटवर्क क्या होता है, इस डायग्राम को देखिए। अगर आप तमाम कंप्यूटर्स को एक ही केबल से कनेक्ट करते हैं और जो आखिरी कंप्यूटर है वो दोबारा पहले कंप्यूटर के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, तो ये कंप्यूटर्स एक रिंग की शक्ल में कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको रिंग नेटवर्क कहा जाता है। इस रिंग नेटवर्क में जो केबल यूज़ की जाती है उसके अंदर एक टोकन मौजूद होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टोकन कोई हार्डवेयर या कोई डिवाइस या कंपोनेंट नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और हर नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन मौजूद होता है। इसका मतलब है कि जब किसी कंप्यूटर ने डेटा को सेंड करना है तो पहले वो टोकन को एक्सेस करेगा और फिर ही वो इस काबिल होगा कि वो अपना डेटा आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर अपना डेटा
इस कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है। केबल के अंदर टोकन मूव करता हुआ जब इस कंप्यूटर के पास आएगा तो ये टोकन को कैप्चर कर लेगा। जब ये कंप्यूटर टोकन को कैप्चर करेगा तो अपना डेटा टोकन को दे देगा और टोकन का स्टेटस कर देगा बिजी या एंगेज्ड। अब टोकन जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो उसके डेटा को लेके इसके पास पहुंचेगा। ये कंप्यूटर जब देखता है कि ये जो टोकन है इसके पास जो डेटा वो मेरे लिए नहीं है तो ये उस टोकन को आगे पास कर देगा इस कंप्यूटर के पास। इसको कहते हैं टोकन पासिंग, यानी ये कंप्यूटर टोकन को अगले कंप्यूटर के पास कर देगा। जब टोकन इसके पास आएगा और ये देखता है कि टोकन के पास जो डेटा है वो मेरे लिए भेजा गया है तो ये कंप्यूटर टोकन से डेटा रिसीव कर लेता है और टोकन को एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देता है इस कंप्यूटर के लिए ताकि इसको पता चल जाए कि डेटा रिसीव हो चुका है। अब टोकन इस कंप्यूटर से होता हुआ यहाँ पे आएगा और ये वापस इस कंप्यूटर को सेंड कर देगा जहाँ से डेटा ट्रांसफर हुआ था। जब इस कंप्यूटर को ये कंफर्म हो जाता है कि डेटा जो मैंने सेंड किया था वो इस कंप्यूटर ने रिसीव कर लिया क्योंकि एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी इसके साथ आया है, तो ये कंप्यूटर टोकन को रिलीज कर देता है। टोकन को रिलीज करने का मतलब है कि अब टोकन फ्री है, अब कोई दूसरा कंप्यूटर चाहे तो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता है। उससे पहले कोई भी कंप्यूटर जब तक टोकन का स्टेटस एंगेज होता है उस वक्त तक डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें डेटा कोलिजन नहीं होती, यानी डेटा आपस में टकरा नहीं सकता क्योंकि हर नेटवर्क के अंदर टोकन एक ही अवेलेबल होता है डेटा को सेंड करने के लिए। ये तरीकेकार तो बहुत अच्छा होता है लेकिन इसमें डेटा ट्रांसफर रेट बहुत स्लो होता है क्योंकि आप जब तक टोकन डेटा रिसीव इसको नहीं करवाएगा, वापस आके टोकन को रिलीज नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई भी कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए ये स्लो डेटा ट्रांसफर कहलाता है। इसके बाद है आर्कनेट। आर्कनेट का मतलब है अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो प्रोटोकॉल है ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें या तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की जाएगी या कोएक्सियल केबल। अब स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटर की ऐसी अरेंजमेंट है कि जिसमें नेटवर्क बनाने के लिए तमाम कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस डिवाइस को हब या स्विच कहा जाता है और जब ये हब या स्विच की मदद से आपस में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो ये नेटवर्क कहलाता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि हर कंप्यूटर की अपनी केबल है जो कि इस मेन कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड है और इसी केबल को यूज़ करते हुए तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब ये जो केबल यूज़ की जाती है ये आमतौर पे या तो कोएक्सियल केबल होती है या ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, लेकिन ज़्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल को ही यूज़ किया जाता है। शुरू में आर्कनेट प्रोटोकॉल स्लो था लेकिन जब इस नेटवर्क की पॉपुलैरिटी बढ़ी क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव था, ज़्यादा रिलायबल था, तो फिर इसकी जो डिमांड थी, पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ गई। तो फिर इसकी जो बैंडविड्थ थी, इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड थी उसको बढ़ाकर 100 एमबीपीएस तक कर दिया गया, यानी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड इसका ट्रांसमिशन रेट कर दिया गया। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो नेटवर्क्स बनते हैं वो स्टार टोपोलॉजी के होते हैं। इसके बाद है TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाम से वाज़ेह हो रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि ये इंटरनेट में मौजूद हर कंप्यूटर यूज़ करता है, यानी जो भी कंप्यूटर इंटरनेट पे कनेक्ट होगा वो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल लाजमी करेगा। अगर वो इस प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करता तो फिर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा और इंटरनेट कनेक्ट नहीं करेगा तो इंटरनेट की सर्विसेज अवेल नहीं कर सकता। ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर्स के दरमियान एक रिलायबल कनेक्शन को इंश्योर करता है, यानी इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कंप्यूटर्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से हो सके। ये एक ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करता है कि जिसमें
नेटवर्क में, इंटरनेट पे मौजूद हर कंप्यूटर की एक पहचान बनाई जा सके। आपने अक्सर सुना होगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कंप्यूटर का एक मखसूस एड्रेस होता है जिससे उसकी एक पहचान बनाई जाती है, और उस आईपी एड्रेस की मदद से ही हमें पता चलता है कि किस कंप्यूटर के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। तो टीसीपी आईपी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है जिससे हर कंप्यूटर की इंटरनेट पे एक पहचान बनाई जाती है, ताकि ये देखा जा सके कि जिस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन की जा रही है उसका एड्रेस क्या है। और ये एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है तमाम कंप्यूटर्स के लिए कि जिसमें तमाम कंप्यूटर्स के आपस में कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। अब देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सुपर कंप्यूटर भी हैं उनमें, मेन फ्रेम भी हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं, लैपटॉप्स भी हैं। तो टीसीपी आईपी एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है कि जिसमें ये तमाम कंप्यूटर्स जो स्ट्रक्चर वाइज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं वो आपस में बआसानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टीसीपी आईपी इस वाले से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है कि इंटरनेट पे चूँकि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उनके दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करना और हर कंप्यूटर की एक अलग से पहचान बनाना, इसलिए इंटरनेट के अंदर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इसके बाद है ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर का, जो कि आपको ये अलाउ करता है कि आप अगर अपना डेटा, चाहे वो वॉइस फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है या वो आपका टेक्स्ट डेटा है, वो एक ही वक्त में डिजिटल सिग्नल के तौर पे ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन पे ट्रांसफ़र करना हो, तो आपका ये प्रोटोकॉल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी इफ़ यू वांट कि जो डेटा आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो टेक्स्ट है, वीडियो है, वॉइस है, और एट द सेम टाइम आप उनको डिजिटल सिग्नल के तौर पे ट्विस्टेड पे टेलीफोन लाइन पे सेंड करना चाहते हैं, तो इस स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाता है। ये बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है और स्पीड भी इसकी आम एनालॉग ट्रांसमिशन से ज़्यादा कंसिडर की जाती है। तो याद रहे कि अगर हमने टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो को एज डिजिटल सिग्नल ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर ट्रांसफ़र करना हो तो ISDN स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आम टेलीफोन लाइन पे हाई स्पीड डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। आम टेलीफोन लाइन एनालॉग होती हैं और हमारा कंप्यूटर में मौजूद डेटा डिजिटल होता है, तो ज़ाहिर बात है फिर से डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए फिर स्पेशल मॉडेम्स की ज़रूरत होती है, और उन स्पेशल मॉडेम्स को यूज़ करके ही आप अपने डेटा को आम टेलीफोन लाइन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर से डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आप आम टेलीफोन लाइन को या एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन को यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए DSL प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने भी आपको बताया कि कंप्यूटर में आपका डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है और आम टेलीफोन लाइन जो होती है वो एनालॉग फॉर्म की होती है, वो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है, तो फिर उसके लिए डेटा को डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द मॉडेम, और मॉडेम की मदद से ये काम किया जा सकता है। ये पॉपुलर प्रोटोकॉल है ISDN की निस्बत, क्योंकि हम ज़्यादातर डिजिटल केबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि आम जो टेलीफोन लाइंस हैं उसी को यूज़ करके अपने डेटा को आगे ट्रांसफ़र कर सकें। चूँकि इंटरनेट पे आपने अक्सर देखा होगा कि आम टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हैं, तो फिर उस आम टेलीफोन लाइन के साथ आप अपने कंप्यूटर के साथ मॉडेम्स को अटैच करते हुए इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करके डेटा सेंड या रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया और नेटवर्क बनाने के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया।
उम्मीद है कि आज का ये बड़ा अहम टॉपिक था जो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए दोबारा फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।